नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि जानते हो मित्र, यह जो चैनल आपका है वह सी टेट एग्ज़ाम के लिए, टेट एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट टेट के साथ साथ ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए यह प्रतिबद्ध है। ठीक है मित्र, तो इस चैनल पे आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आपके क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी बात की जाती है मित्र। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है मित्र, तो आप इस वीडियो पे बने रहें मित्र। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है मित्र, तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं मित्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं अभिवृद्धि और विकास के विषय में। आज हम देखेंगे कि अभिवृद्धि क्या होता है, यानी ग्रोथ क्या होता है, एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है मित्र, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर बात करें मित्र कि शुरू करने से पहले आपसे मैं उम्मीद करता हूं मित्र कि आप जहां भी होंगे अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन में आपकी तैयारी अच्छी से हो रही होगी। चलिए मित्र शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मित्र कि अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा मित्र। अगर बात करें तो जो अभिवृद्धि और विकास होता है वह मानव के जन्म के पूर्व से, यानी मानव के जन्म होने से पहले, यानी जब वह गर्भावस्था में बालक रहता है तब से यह प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। क्या बताएंगे? तो बताएंगे वृद्धि, अभिवृद्धि और विकास। ठीक है मित्र, यानी वृद्धि को ही अभिवृद्धि भी कहा जाता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। यानी बात करें तो मानव विकास का अध्ययन जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान का एक अनिवार्य सोपान होता है और एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उनकी विशेषताओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए बताएं तो मानव के अभिवृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वह जन्म से पूर्व वो माता के गर्भ में ही आता है, तभी से ही प्रारंभ हो जाती है। और जन्म के बाद जब शैशवावस्था है, चाहे बाल्यावस्था की बात करें, चाहे किशोरावस्था की बात करें, चाहे प्रौढ़ावस्था की, वहाँ तक चलती रहती है। क्या? तो बताएंगे अभिवृद्धि और विकास। अगर बात करें मित्र, जो अभिवृद्धि शब्द है यह एक प्रकार संकुचित शब्द होता है, जबकि विकास शब्द जो होता है ये आपका जो होता है यह बहुत ही व्यापक शब्द होता है। ठीक है ना। अभिवृद्धि की प्रक्रिया जो होती है मित्र यह कुछ समय बाद रुक जाती है, जबकि जो विकास की प्रक्रिया होती है यह निरंतर चलती रहती है। यानी जन्म से मरणोपरांत, यानी जब जन्म से मरणोपरांत यह प्रक्रिया चलती रहती है, यानी मरने तक विकास की प्रक्रिया प्रॉपर यानी हमेशा चलती रहती है, यानी निरंतर चलती रहती है। जबकि अभिवृद्धि जो होता है मित्र यह कुछ समय के बाद रुक जाता है। चलिए मित्र, अब हम इनको अलग अलग जान लेते हैं कि अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। चलिए मित्र, अगर हम बात करें अभिवृद्धि की तो जो अभिवृद्धि होता है मित्र उसको कहा जाता है, अभिवृद्धि से अभिप्राय कोशिका वृद्धि या शारीरिक वृद्धि से होता है। ठीक है ना। यानी अभिवृद्धि का मतलब हुआ कि चाहे कोशिका में वृद्धि या आंगिक वृद्धि भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि जब कोशिका वृद्धि होती है तो अंगों में परिवर्तन होता है और अंगों में परिवर्तन होने की वजह से इसको कहा जाता है आंगिक वृद्धि भी कहा जाता है, या कह सकते हैं शारीरिक वृद्धि भी। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं मित्र, तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि कोशिका वृद्धि संबंधित है तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिवृद्धि से, विकास से नहीं बताएंगे मित्र, अभिवृद्धि से बताएंगे। ठीक है ना। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंगों में उत्पन्न मात्रात्मक परिवर्तन किसको प्रदर्शित करता है, तो बताएंगे अभिवृद्धि को। जहां आंगिक और शरीर की बात आए या कोशिका की बात आए, आप तुरंत क्या कहेंगे मित्र, अभिवृद्धि कहेंगे। ठीक है ना। आपसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनता है, कह रहा है कि यह शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न मात्रात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो बताएंगे वही क्या है, अभिवृद्धि है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हार्लाक महोदय ने बताया था मित्र कि बालक के शरीर का आकार तथा संरचना में उत्पन्न मात्रात्मक जो बढ़ोतरी होती है उसी को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। यानी बालक का जो शरीर होता है यदि उसके आकार में कोई परिवर्तन होता है, यदि उसकी संरचना में कोई मात्रात्मक बढ़ोतरी होती है तो उसी को कहा जाता है अभिवृद्धि। यह कहना था हार्लाक महोदय का। और अच्छी तरह से समझ लेते हैं मित्र अभिवृद्धि की। अगर हम बात करें तो गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो भी प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं उसको ही अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, इस चीज़ को अपने ध्यान से रखिएगा कि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, चाहे कोशिका में परिवर्तन हो, चाहे शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे उसके अंग में परिवर्तन हो। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अगर बात करें कि अभिवृद्धि के जो घटक होते हैं वो मूर्त होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा मित्र। आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से अभिवृद्धि के घटक हैं
हैं, मूर्त होते हैं, अमूर्त होते हैं, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे जो अभिवृद्धि के घटक होते हैं वो मूर्त होते हैं। मूर्त का मतलब होता है मित्र जिसे हम देख सकें, ठीक है ना, वो मूर्त होता है। जिसे हम देख सकें, छू सकें, वो मूर्त होता है। यानी मूर्त से समझ लीजिए, मूर्त का मतलब मूर्त से। अगर बात करें तो जो अभिवृद्धि की दिशा एवं गति का मापन संभव है, यानी इसके गति का मापन हम कर सकते हैं, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, इसकी गति को भी मापा जा सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इनमें जो परिणात्मक परिवर्तन होता है उसको भी मापा जा सकता है कि कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं मित्र इतना आप समझ पाए होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अभिवृद्धि के विषय में। जो अभिवृद्धि होता है मित्र, यानी जो अभिवृद्धि होता है, अभिवृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान एकदम नगण्य है, ठीक है ना। यानी अधिगम में जो वातावरण द्वारा अर्जित गुण है उनका स्थान बिल्कुल नगण्य होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभिवृद्धि पर वातावरण और अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं होता, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझ पाए होंगे। अगर जैसे बात करें दांत का निकलना, ये दांत का निकलना मित्र न तो अधिगम है न ही वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का कोई स्थान है। तो इस प्रकार कह देंगे जो दांत का निकलना है यह एक अंग का निकलना है, अंग में परिवर्तन हो रहा है तो अभिवृद्धि कहलाएगा। यानी ये दांत निकलना अभिवृद्धि का द्योतक होगा, ठीक है ना। इसमें अधिगम की कहीं आवश्यकता नहीं है, या कहीं भी इसमें आपको अर्जित गुणों का कोई स्थान नजर आ रहा है तो कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि अभिवृद्धि जो होता है एक जैविक क्रिया होती है जो सभी जीवों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो आपसे ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि अभिवृद्धि क्या होती है, तो बताएंगे अभिवृद्धि एक क्या होती है, जैविक क्रिया होती है, ठीक है ना, जो सभी जीवों में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं मित्र आपको अभिवृद्धि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र अब हम बात कर लेते हैं अभिवृद्धि की क्या विशेषताएं होती है। अगर अभिवृद्धि की विशेषताओं की बात करें मित्र तो ध्यान से सुनिएगा। जो अभिवृद्धि की विशेषताएं होती है उसमें पहली विशेषता कह रहा है यह कोशिका में होने वाली वृद्धि है, ठीक है ना। तो हमने अभी बताया कि अभिवृद्धि का मतलब होता है यह केवल शारीरिक परिवर्तन को ही व्यक्त करता है। यानी अगर शारीरिक परिवर्तन हुआ चाहे उसी को ही यह व्यक्त करता है, या कोशिका में वृद्धि होगी तभी शारीरिक परिवर्तन हो सकता है, चाहे आंगिक वृद्धि हो तभी शारीरिक परिवर्तन हो सकता है। तो वही कह रहा है अभिवृद्धि का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन, चाहे वो कोशिका में हो, ठीक है, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो अंगों में है, ठीक है मित्र। दूसरा कह रहा है कि अभिवृद्धि सदैव नहीं होती और न ही समान गति से होती है, ठीक है मित्र। यानी अभिवृद्धि जो होती है वो सदैव यानी हमेशा नहीं होती है ना, और न ही समान गति से होती है। यानी कहने का मतलब इसके जो गति है वह कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद हो जाती है, कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद। जैसे बात करें तो शैशवावस्था में जो अभिवृद्धि होती है वह तीव्र गति से होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि बाल्यावस्था में वही गति मंद हो जाती है। अगर बात करें किशोरावस्था में तो किशोरावस्था में एक बार फिर गति उसकी क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं अभिवृद्धि जो होती है वो सदैव नहीं होती बल्कि न ही समान गति से चलती, यानी यह कभी मंद चलती है, कभी तीव्र चलती है, कभी मंद चलती है, कभी तीव्र चलती है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा मित्र और आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगला बात कर रहा है मित्र अभिवृद्धि की मात्रा एवं गति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अभिवृद्धि की मात्रा एवं गति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके दिशा एवं गति का मापन जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसके गति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है मित्र। अब अगला बात कर लेते, अगला कह रहा है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक होती है जिसमें जन्मजात शक्तियों तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया होता है, ठीक है ना। यानी जन्मजात शक्तियों तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया होता है। जैसे किसी आंगिक का वृद्धि का विकास होना, अंग का विकास होना, तो उस पर वातावरण के और साथ साथ जन्मजात शक्तियों का जो अंतःक्रिया का परिणाम होता है वही कहलाता है अभिवृद्धि। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पा रहे होंगे। अगर बात करें मित्र अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वह क्रमिक होती है, अचानक सी नहीं होती, नहीं एक क्रम में चलती है। शैशवावस्था में अब जो तीव्र गति से चलती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, और बात करें तो फिर किशोरावस्था में तीव्र होती है, ठीक है ना। यानी इसकी जो प्रक्रिया होती है क्रमिक होती है, क्रम से चलती है, अचानक सा नहीं होता, ठीक है ना मित्र। अगर अगला बात करें तो शैशवावस्था में अभिवृद्धि जो होता है वह तीव्र गति से, परंतु इसके बाद क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। यही हमने आपको बताया कि शैशवावस्था में जो अभिवृद्धि तीव्र होती है उसके बाद बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, और एक बार फिर किशोरावस्था में यह गति क्या होती है, तीव्र होती है। तो उम्मीद करते हैं मित्र आप अभिवृद्धि की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए मित्र अब हम बात कर लेते हैं। देखिएगा इसको आप ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा मित्र, क्योंकि इससे आपसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि कोशिका में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, तो बताएंगे अभिवृद्धि। या पूछ सकता है आंगिक परिवर्तन क्या कहलाता है, तभी कहेंगे वृद्धि। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि अभिवृद्धि की मात्रा या गति में परिवर्तन होता है तो कहेंगे नहीं होता, ठीक है ना।
तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मित्र, हम बात कर लेते हैं विकास की। अगर मित्र विकास की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। विकास एक प्रकार का वह परिवर्तन होता है जिसके द्वारा बालकों अथवा व्यक्तियों में नवीन गुणों एवं नवीन क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है। वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब दूसरे भाषा में आप इसको समझ सकते हैं मित्र, ध्यान से सुनिएगा। विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक बात करें, मानसिक पक्ष में जो कुछ प्रगतिशील परिवर्तन होता है, यानी शारीरिक पक्ष हो, चाहे वो मानसिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे संवेगात्मक पक्ष हो, तो अगर उनमें कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन हुआ, उसी को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे मित्र विकास कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो विकास होता है मित्र, यह क्या होता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है, ठीक है ना। यह प्रॉपर कुछ ना कुछ विकास होता रहता है, जन्म से मृत्यु तक इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। साथ ही साथ बात करें मित्र, तो ध्यान से सुनिएगा। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होता है, यानी विकास में क्या होता है, वृद्धि भी सम्मिलित होता है। इसमें गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है, और व्यक्ति का विकास जो होता है मुख्यतः दो तत्वों पर क्या करता है, आधारित होता है। अगर बात करें वो दो तो तत्व कौन कौन सा है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला तत्व होता है वंशानुक्रम। क्या होता है मित्र, वंशानुक्रम। जबकि दूसरे तत्व की बात करें तो दूसरा तत्व होता है वातावरण, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का विकास जो होता है वह वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रिया का ही क्या होता है, परिणाम होता है। तो उम्मीद करते हैं मित्र इतना आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि विकास की प्रक्रिया मुख्यतः दो तत्वों पर आधारित होती है, किस पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण। यानी विकास तभी संभव है जब वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी होना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं मित्र आप विकास अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अगर इस प्रकार बात करें तो विकास जो होता है, वृद्धि तथा विकास जो होता है, वह सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर तथा प्रौढ़ बनाती है। वही होता है वृद्धि और विकास। चलिए मित्र, हम बात कर लेते हैं विकास की कुछ विशेषताओं की। अगर विकास की विशेषताओं की बात करें मित्र, तो यह कह रहा है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास होता है मित्र, वह जीवन पर्यंत चलता है। आपको अभी हमने बताया, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट यह आपसे पूछ लिया जाता है। विकास एक व्यापक शब्द होता है जो कि जीवन पर्यंत चलता है। अगर बात करें मित्र, कह रहा है शारीरिक दृष्टि से यह सिर पदाभिमुख यानी सिफेलो काउडल चलती है। यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है, पहले उसमें सिर का विकास होता है, ठीक है ना, उसके बाद अंत में पैर का विकास होता है। यानी कह सकते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया होती है सिर पदाभिमुख होती है, यानी सिफेलो काउडल होती है। आपसे डायरेक्ट या एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विकास की प्रक्रिया किस तरह होती है, तो बताते हैं सिफेलो काउडल होती है। कई बार टेट और सी टेट की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पाए होंगे। अगर बात करें मित्र, तो जो मानसिक क्षेत्र में विकास होता है वह मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ठीक है ना। मानसिक क्षेत्र में जो विकास होता है वो मूर्त से क्या होता है, अमूर्त की ओर चलता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें विकास की जो प्रक्रिया होती है वह सामान्य से क्या चलती है, विशिष्ट की ओर चलती है। यानी विकास जो होता है पहले सामान्य होता है, उसके बाद विशिष्ट होता है। यानी कोई बालक जो होता है वह पहले सामान्य अंगों का प्रयोग करता है, उसके बाद विशिष्ट अंगों का प्रयोग करना शुरू करता है, यानी जब उसके अंदर विकास हो जाता है। अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, अगर किसी बालक को जो कि शैशवावस्था में है, यदि कोई वस्तु को उसको थमाया जाता है, उसको टेक ओवर किया जाता है, तो वो बालक करता क्या है मित्र, कि पहले हाथ और पैर दोनों चलाता है। उस वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ और पैर दोनों को सोचता है कि दोनों से पकड़ ले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केवल सामान्य अंगों का ही विकास हुआ होता है। लेकिन जो ही उसके अंदर विशिष्ट अंगों का विकास होता है, तो आप किसी वस्तु को टेक ओवर कराइए, वह केवल आपको अगर हाथ में दे रहे हैं तो हाथ ही को लेगा, अगर पैर की कोई वस्तु तो पैरे से ही मारता है, ठीक है मित्र। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो विकास की प्रक्रिया वो सदैव सामान्य से क्या चलती है, विशिष्ट की ओर चलती है। अगर बात करें मित्र, तो जो विकास होता है वह दो दिशाओं में संपन्न होता है। एक परिपक्वता की दिशा में संपन्न होता है, दूसरा अधिगम की दिशा में। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विकास निम्न में से किन दिशाओं में उत्पन्न होता है, संपन्न होता है, तो बताएंगे एक परिपक्वता की दिशा में होता है, दूसरा अधिगम की दिशा में, ठीक है ना। इस प्रकार कह सकते हैं जो विकास होता है मित्र, वह आपके वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का क्या होता है, परिणाम होता है। अगर हम बात करें तो कह रहा है विकास में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, ठीक है मित्र। यानी हर बालक जो होता है वह मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से भिन्न होता है। या बात करें संवेगात्मक दृष्टिकोण से, या कह सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, वह क्या होता है, उनमें भिन्नता पाई जाती है, ठीक है मित्र। तो
उम्मीद करते हैं आपको विकास की जो विशेषताएं हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, इसको अपलोड भी कर लिए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है मित्र। यह जो टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत प्रश्न बनते हैं, टी-टेट, सी-टेट, यूपी-टेट और सुपर टेट सब में बनते हैं मित्र, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगले बात करें तो कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। पहले अंतर की बात कर लेते हैं, अंतर, उसके बाद सिद्धांत की बात करते हैं। अगर बात करें मित्र वृद्धि एवं विकास में अंतर, तो वृद्धि को ही कहा जाता है अभिवृद्धि। आपको जहाँ भी आपको वृद्धि शब्द दिखाई दे, जहाँ भी आपको अभिवृद्धि शब्द दिखाई दे, ठीक है ना, वृद्धि या अभिवृद्धि शब्द आपको जहाँ भी दिखाई दे, उसका मतलब आप समझिएगा कि कोशिका वृद्धि है। क्या है मित्र? तो कोशिका वृद्धि है, यानी आंगिक वृद्धि है, कह सकते हैं शारीरिक परिवर्तन में वृद्धि, यानी केवल अभिवृद्धि और वृद्धि जो होता है केवल शारीरिक परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप समझ आए होंगे। अगर हम बात करें तो पहला कह रहा है यह संकुचित शब्द है। जो वृद्धि होता है मित्र वह संकुचित शब्द होता है, जबकि विकास की बात करें तो यह एक प्रकार का क्या है, व्यापक शब्द है। और बात करें तो जो विकास होता है मित्र, जो वृद्धि होता है, एक निश्चित समय बाद वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास क्या होती है, वह जन्मोपरांत यानी मरणोपरांत चलती रहती है। सॉरी मित्र, वह जन्म से शुरू होकर के प्रौढ़ावस्था तक क्या करती है, प्रॉपर चलती रहती है, यानी हमेशा जो होती है वह चलती रहती है, ठीक है ना, यानी निरंतर चलता रहता है क्या, विकास। जबकि अगर वृद्धि की बात करें तो जो वृद्धि होता है मित्र, वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। अगर बात करें तो अगला कह रहा कि मात्रात्मक या परिणात्मक होता है। जो वृद्धि होता है यह मात्रात्मक और परिणात्मक होता है, जबकि गुणात्मक की बात करें मित्र, विकास की बात करें तो यह गुणात्मक के साथ साथ क्या होता है, परिणात्मक होता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। विकास है, ऑप्शन दे देगा मात्रात्मक, ऑप्शन दे देगा परिणात्मक, ऑप्शन दे देगा गुणात्मक के साथ साथ परिणात्मक, ऑप्शन दे देगा ये सभी। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आप लगाएंगे कि यह जो होता है यह गुणात्मक के साथ साथ क्या होता है, विकास, परिणात्मक भी होता है, या ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें मित्र तो वृद्धि का प्रत्यक्ष मापन किया जा सकता है, ठीक है ना, यानी किसमें कितना ग्रोथ हुआ इसका प्रत्यक्ष मापन कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम बात करें विकास का, तो विकास का प्रत्यक्ष मापन नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं मित्र आप इसको समझ पा रहे होंगे, वृद्धि और विकास के इस अंतर को आप समझ पाए होंगे। चलिए मित्र अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांतों की। अगर बात करें मित्र वृद्धि और विकास के सिद्धांत की, तो ध्यान से देखिएगा। वृद्धि और विकास में पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, यानी किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है वो चाहे मानसिक क्षेत्र में हो, चाहे शारीरिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे संवेगात्मक क्षेत्र हो, वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है मित्र। अगर हम बात करें वृद्धि और विकास का और का सिद्धांत है, बताएंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तित्व भिन्नता, यानी हर प्राणी, संसार के हर जो प्राणी हैं उनके बीच में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यानी वे मानसिक स्तर चाहे शारीरिक स्तर से वे समान नहीं होते, यानी भिन्न होते हैं, ठीक है मित्र। अगला क्या है परामर्जकता का सिद्धांत, यानी इसका मानना है कि वृद्धि और विकास में परिमार्जन क्या होता है, संभव होता है। अभी इसका मित्र हम आगे चल करके इसका विस्तृत व्याख्या के साथ इसकी चर्चा करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि सिद्धांत कौन कौन सा होता है। अगर बात करें समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है ना, इसको आप नोट करते जाइएगा। साथ ही बात करें तो एक होता है आपका मित्र चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, यह भी वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। तो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत आप इसको नोट करते जाइए। एक होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आप ये याद रखे रहेंगे मित्र, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। अगर बात करें तो क्रमबद्धता का सिद्धांत होता है, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें तो अंतर संबंधता का सिद्धांत होता है। अगर हम बात करें तो वंशानुकरण में वातावरण का के अनुक्रिया का सिद्धांत होता है। इसके अलावा आप नोट कर दो मित्र, एकीकरण का भी सिद्धांत जो होता है वह होता है वृद्धि और विकास का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत आ जाएगा। साथ ही साथ बात करें मित्र तो इसमें आपका सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत भी आ जाएगा, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें तो विकास क्रम का सिद्धांत भी होता है, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें तो समन्वय का सिद्धांत भी जो है वह वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत, तो इसको आप नोट करते जाइएगा मित्र, क्योंकि आपसे डायरेक्ट वृद्धि और विकास के सिद्धांत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं मित्र इतना आप समझ पाए होंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इससे प्रश्न बनता है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। अगर बात करें मित्र जो पहला कह रहा है वो कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत। अब ध्यान से सुनिएगा, निरंतरता के सिद्धांत का मतलब हुआ
कि वृद्धि और जो विकास होता है वह अविराम गति से चलता रहता है। अविराम का मतलब हुआ, इसमें विराम में अ शब्द लग गया है मित्र, तो विराम का मतलब होता है रुकना और अ का मतलब होता है नहीं, यानी जो गति है वो रुकती नहीं है, यानी अविराम गति से बिना किसी रुकावट से निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। वृद्धि और विकास की गति निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। अगर बात करें तो यह कभी तीव्र हो सकती है, कभी मंद हो सकती है, लेकिन ये निरंतर चलेगी। जैसे बात करें वृद्धि और विकास, बात करें, हमने आपको बताया कि शैशवावस्था में जो होता है बालक में वृद्धि और विकास जो होता है छात्र में, वो क्या होता है, शैशवावस्था में, शैशवावस्था में तीव्र होता है और बाल्यावस्था में फिर मंद हो जाता है। एक बार फिर से किशोरावस्था में वृद्धि और विकास क्या होता है, तीव्र होने लगता है। तो उस प्रकार कह सकते हैं, या कभी मंद हो सकता है, कभी तीव्र हो सकता है, लेकिन अविराम गति से यह क्या होता है, चलता रहता है। उम्मीद करते हैं मित्र यह समझ पाए होंगे। और इसमें कोई अचानक सा परिवर्तन नहीं होता या कोई आकस्मिक परिवर्तन इसमें नहीं होता, ठीक है ना। निरंतरता का सिद्धांत का कहना है कि वृद्धि और विकास किसी भी प्राणी के अंदर आकस्मिक और अचानक नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको निरंतरता का सिद्धांत समझ में आया होगा। चलिए मित्र अगला सिद्धांत की बात कर लेते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। अर्थात बात करें तो एक ही आयु वर्ग के दो बालकों में शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, मानसिक दृष्टिकोण से अव्यक्तित्व की भिन्नता पाई जाती है, सामाजिक दृष्टिकोण से इसमें भिन्नता पाई जाती है, और चारित्रिक दृष्टिकोण से भी इसमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। साथ ही साथ कहें तो संवेगात्मक दृष्टिकोण से भी उनमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। यानी इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृद्धि और विकास का जो यह सिद्धांत है यह बताता है कि यानी हर दो प्राणी इस संसार में, एक ही आयु वर्ग के दो प्राणी के जो मानसिक स्तर है, शारीरिक स्तर है, सामाजिक स्तर है, चारित्रिक स्तर है या संवेगात्मक स्तर है, वह समान नहीं होता, यानी भिन्न भिन्न इसमें भिन्नता पाई जाती है। उम्मीद करते हैं मित्र आपको व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले सिद्धांत की। अगर बात करें तो परिमार्जिकता का सिद्धांत, अगला सिद्धांत कह रहा है परिमार्जिकता का सिद्धांत। ध्यान सुनिएगा, परिमार्जिकता का मतलब होता है परिवर्तन, यानी परिवर्तन का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो गति होती है या दिशा होता है उसमें परिमार्जन संभव है। परिमार्जन संभव का मतलब होता है मित्र, उनमें परिवर्तन संभव होता है, यानी उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वो परिवर्तन कैसे होता है, तो ध्यान सुनिएगा, वह परिवर्तन प्रयासों के द्वारा विकास की गति में वांछित दिशा की ओर तीव्र गति से किया जा सकता है। यानी अगर बात करें तो उसमें परिवर्तन उन किसके द्वारा, तो बताएंगे प्रयासों के द्वारा विकास में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है और उसको तीव्र भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर बात करें यह जो सिद्धांत है यानी परिमार्जिकता का जो सिद्धांत है मित्र, यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है, ठीक है ना। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माने जाने वाला सिद्धांत है। ऑप्शन दे दिया निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन दे दिया समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन दे दिया परिमार्जिकता का सिद्धांत, ऑप्शन दे दिया एकीकरण का सिद्धांत। तो उस सिचुएशन में आपको क्या टिक करना होगा, परिमार्जिकता का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि परिमार्जिकता का सिद्धांत कहता है कि शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी यह माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रयासों के द्वारा परिमार्जन संभव है और प्रयासों के द्वारा इसके वांछित दिशा में तीव्र गति से विकास या वृद्धि हो सकता है। उम्मीद करते हैं मित्र आपको ये जो तीसरा है परिमार्जिकता का सिद्धांत आप समझ पाए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले सिद्धांत की। अगले सिद्धांत की बात करें तो कह रहा मित्र समान प्रतिमान का सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, समान प्रतिमान के सिद्धांत का मतलब हुआ मित्र कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे बात करें चाहे वो पशु हो चाहे वह मानव, दोनों के अनुरूप विकास के प्रतिमानों को क्या करता है, अनुसरण करते हैं। यानी जिस तरह से विकास और वृद्धि मानव में होती है ठीक उसी अनुपात में विकास और वृद्धि किसमें होती है, तो बताएंगे किसमें, तो बताएंगे पशु में भी होता है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि समान प्रतिमान का सिद्धांत लागू होता है चाहे वो पशु हो चाहे मानव। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशु या मानव के अनुरूप विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करता है, तो बताएंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत इसका अनुसरण करता है क्योंकि दोनों में समानता पाई जाती है। चलिए मित्र अब हम अगले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। अगला सिद्धांत कह रहा है संबंध का सिद्धांत। तो ध्यान से सुनिएगा,
संबंध का सिद्धांत मतलब हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर क्या रहता है, समन्वय रहता है। ठीक है ना। अब समन्वय का मतलब ध्यान से सुनिएगा, यानी पहले बालक क्या करता है, संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है। समन्वय का मतलब होता है समाहित होना, यानी संपूर्ण अंग का, जैसे किसी बालक को कोई वस्तु दिया जाए तो संपूर्ण अंगों का प्रयोग करेगा, वह हाथ और पैर उस वस्तु को पकड़ने के लिए दोनों का इस्तेमाल करेगा। तो वही कह रहा है, पैरों और संपूर्ण अंगों का सामान्य प्रयोग करता है। उसके बाद क्या होता है कि बालक विशिष्ट अंगों का प्रयोग करता है, यानी थोड़ा सा उसके अंदर वृद्धि और विकास हो गया। तो बालक को अगर कोई वस्तु थमाइए तो वह हाथ के जरिए, यानी अपने हाथ के जरिए उसको पकड़ता है। यानी यह माना जाता है कि बालक के अंदर विशिष्ट गुणों या विशिष्ट जो होता है अंगों का विकास हो गया है। ठीक है मित्र, तो इसी को कहा जाता है संबंध का सिद्धांत। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा भी गया है टेट सीटेट में, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालक के संपूर्ण अंगों का समन्वय प्रयोग करता है, उसके बाद विशिष्ट अंगों का प्रयोग करता है, यह किस प्रकार का सिद्धांत है? तो बताएंगे संबंध का सिद्धांत है। उम्मीद करते हैं मित्र इतना समझ में आया होगा। अगला सिद्धांत कह रहा है क्रमबद्धता का सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार एक ही जाति अथवा समुदाय के प्राणियों का जो विकास होता है मित्र, वह एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है ना। यानी पहले अगर बात करें तो सिफेलोकाउडल क्रम में चलने का मतलब, जैसे पहले सिर का विकास होता है, फिर अंत में पैर का विकास होता है। तो इस प्रकार जो इसका क्रम होता है वो क्रमिक होता है। ठीक है ना। इसी को कहा जाता है क्रमबद्धता का सिद्धांत। चलिए मित्र, हम बात कर लेते हैं अगले सिद्धांत। अगला सिद्धांत है 7वां, कह रहा अंतर संबद्धता का सिद्धांत। अब ध्यान से सुनिएगा मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न विशेषताएं अथवा गुण परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थात बात करें तो एक गुण का विकास जिस गति व अनुपात में होता है, अन्य गुण का भी विकास उसी गति और अनुपात में होता है। यही कहता है अंतर संबद्धता का सिद्धांत। यानी किसी भी प्राणी के अंदर एक गुण का विकास जिस गति और अनुपात के थ्रू हुआ है, जिस तेजी के साथ हुआ है, जिस गति के साथ हुआ है, जिस गुण के साथ हुआ है, वैसा ही विकास जो होता है अन्य अंगों के साथ भी होता है, अन्य गुण के भी साथ वही होता है, उसी गति और अनुपात में होता है। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं अंतर संबद्धता का सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं मित्र अगले सिद्धांत की। अगला सिद्धांत आपसे कह रहा है कि वंशानुक्रम वातावरण का सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक का विकास होता है वह वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के परस्पर अंतःक्रिया पर ही क्या होता है, आधारित होता है ना। अगर बात करें केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण बालक के विकास की दिशा एवं गति को निर्धारित नहीं करते, बल्कि बालक के दिशा और गति को निर्धारित करता है, तो बताएंगे बालक की गति और दिशा का निर्धारण वंशानुक्रम व वातावरण के बीच हुए परस्पर अंतःक्रिया ही क्या करता है, उनमें गति और दिशा को निर्धारित करता है। अगर बात करें दोनों की अंतःक्रिया का ही क्या होता है, परिणाम होता है। अंतःक्रिया द्वारा विकास के स्वरूप दिशा की बात करें, गति पे क्या होता है, नियंत्रण करता है। ठीक है ना। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि यह सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है मित्र, तो यह आपका चैप्टर समाप्त होता है, यह टॉपिक समाप्त होता है, यानी अभिवृद्धि और विकास का। उम्मीद करते हैं मित्र यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मित्र यदि वीडियो अच्छा लगा होगा मित्र तो अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं मित्र, जो कि आपके टेट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम या बात करें ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए यह प्रतिबद्ध हो सके। और उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसको नोट किए होंगे मित्र। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। यदि आप मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं मित्र तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आप देख सकते हैं बगल पे आई बटन क्लिक करके। चलिए मित्र, अगले मिलते हैं ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।